अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 7A। सेवन्थ लेक्चर भी क्योंकि लेंथी है इसलिए मैं इसको दो पार्ट्स में करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लें, अब ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और इसमें मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से बस मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सारी रिवीजन है। अगर इनमें से कोई रिजल्ट आपको क्लियर नहीं है तो वहां जाके इसको दोबारा रीचेक करें या मतलब समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें जहां पर ये करवाया गया था। सबसे पहला ये u डॉट v जो आपके पास होता है, ये होता है u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3। ये वही है कि दो वेक्टर्स हैं कि पहला वेक्टर जो आपके पास u है उसके कंपोनेंट्स हैं u1 u2 u3। दूसरा वेक्टर v है और उसके कंपोनेंट्स हैं v1 v2 v3। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है फर्स्ट कंपोनेंट विद द फर्स्ट प्लस सेकंड विद द सेकंड प्लस थर्ड विद द थर्ड। लेकिन हमने ये कहा था कि बजाय कि इसको लिखें, ये तो पुरानी यादें हैं ना लीनियर अलजेब्रे की, बेहतर है कि इस तरह से लिखें यू आई वी आई, मतलब कि इंडिसेस आपके रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे समेशन है ओवर द रेंज ऑफ इंडिसेस, यानी कि 1 2 3। ठीक है जी, तो ये आपके पास है। अब यहाँ पे देखें, ये आपने किया था ई आई डैश इज इक्वल टू क्यू आई जे ई जे। इसमें मैंने कहा था कि जब न्यू बेसिस से ओल्ड बेसिस में जाते हैं तो ये वाला जो इंडेक्स आपके पास है ये फर्स्ट प्लेस पे आता है, यहाँ पे समेशन आती है। और ये क्यू आई जे क्या थे, इनको आपने कहा था डायरेक्शन को साइंस ऑफ ई आई डैश रिलेटिव टू ई जे। इस तरह से ये है जी टेंसोरियल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। इसी एक्सटेंशन है, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इसका हम प्रूफ करने में कामयाब हुए। अब ये रटा नहीं है, ये भी है कि एक टेंसर है उसके नए कंपोनेंट्स को ओल्ड कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। वही टेक्निक है। ये जो आई है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, यानी कि पहले क्यू की फर्स्ट प्लेस पे। जे जो आपके पास है दूसरे क्यू की फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है। और ये जो पी क्यू आपके पास आ रहे हैं वो इधर आ रहे हैं। और ये सारे के सारे आई पी क्यू जे ये 1 2 3 है। ठीक है जी। और जो समेशन हो रही है यहाँ पे देख लें, आपके पास पी पे भी समेशन हो रही है, आपके पास क्यू पे भी समेशन हो रही है, आई और जे पे नहीं हो रही, इसलिए वो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं। फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला किया था, जो आपने पढ़ा था कि जी एप्सिलॉन आई जे के, अब ये अल्टरनेटिंग सिंबल है। और यहाँ पे आपने कहा था जी आइथ कंपोनेंट आएगा यू का, फिर आपने कहा था जी जेथ कंपोनेंट आएगा वी का, यहाँ पे ई के, ये आपके पास केथ बेसिस वेक्टर है। ये आपने फार्मूला पढ़ा था कि एक टेंसर है तो उसका आई जे कंपोनेंट कैसे निकाला जा सकता है। हमने कहा था ई आई का डॉट लेंगे एंड टेंसर इज ऑपरेटिंग ऑन ई जे, तो इस तरह लिख लें या ऐसे लिख लें। फिर आपने अल्टरनेटिंग सिंबल को बकायदा पहले वेरीफाई किया था, फिर प्रूव किया था कि ये जो अल्टरनेटिंग सिंबल है इस डिटर्मिनेंट के बराबर है, अंदर सारे क्रॉनिकल डेल्टाज हैं। और क्रॉनिकल डेल्टा का आपको पता है उसके दो इंडिसेस हैं, अगर सेम है तो 1 है, अगर डिफरेंट है तो 0। तो ये हमने कहा था ये जो आई साहब हैं ये आपके पास फर्स्ट रो में आते हैं। इस तरह से ये जे साहब जो हैं ये आपके पास सेकंड रो में आते हैं। ये जो के साहब हैं ये आपके पास थर्ड रो में आते हैं। और ये ऐसे ही है जी, फर्स्ट कॉलम, फिर ये सेकंड कॉलम, फिर ये थर्ड कॉलम। निचला जो रिजल्ट है यहाँ पे देख लें, ये बता रहा है हमें कि सिक्स रिजल्ट जो है, रिजल्ट नंबर 6 सेवंथ रिजल्ट का स्पेशल केस है। क्यों कि यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन पी क्यू आर। अगर मैं कह दूं एप्सिलॉन 1 2 3 तो एप्सिलॉन 1 2 3 तो 1 होता है। तो यहाँ पे देख लें, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ एप्सिलॉन 1 2 3 वो तो 1 होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो वही चीज देखें, यहाँ पे 1 आपके पास इधर आ रहा था तो ये पी है ना, तो यहाँ पे देख लें ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे देख लें 2 आपके पास इधर आ रहा था सेकंड कॉलम में, तो क्यू आपके पास सेकंड कॉलम में आ रहा है। इस तरह से आर जो है ये थर्ड कॉलम में आ रहा है। ये मतलब है ना मैं रटवा रहा हूँ ना मैं उस तरह से पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ कि ये सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे देख लें ये जितने भी आई जे पी क्यू थे ये सारी रेंज जो है इनकी 1 2 3 है। हाँ जी, इसको कहते हैं जी डेल्टा एप्सिलॉन आइडेंटिटी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि दो आपके पास जो हैं अल्टरनेटिव सिंबल्स हैं, ये आपस में हिट हो रहे होते हैं या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे दो क्रॉनिकल डेल्टाज आपस में मल्टीप्लाइड हैं, यहाँ पर भी, और ये माइनस साइन है। इसका भी अल्लाह का शुक्र है आपने प्रूफ किया था, कोई रटा नहीं था। हाँ अलबत्ता ये है कि अगर डायरेक्ट आपने इसको लिखना है तो इसका तरीकेकार है, एंड दैट इज यहाँ से फर्स्ट इंडेक्स पकड़ें और यहाँ से भी फर्स्ट इंडेक्स पकड़ें, आईपी इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। यहाँ से सेकंड इंडेक्स पकड़ें और यहाँ से भी सेकंड इंडेक्स पकड़ें और जे क्यू साहब इनको इकट्ठा करके लिख लें। जब ये वाली टर्म लिखनी है तो ये जो फर्स्ट इंडिसेस हैं आई और जे, ये अभी भी आई और जे ही है, उसी प्लेस पे ही है। लेकिन ये जो पी और क्यू है ये इंटरचेंज हो गया और ये क्यू पी बन गया है। पी और क्यू इंटरचेंज होके क्यू और पी बन चुके हैं। इसको कहते हैं जी डेल्टा एप्सिलॉन आइडेंटिटी। इसी तरह से अब ये नाइन्थ प्रॉपर्टी जो है ये शायद आपके लिए नहीं है, लेकिन पहले आपने जरूर इसको कहीं देखा होगा, और इसको कहते हैं जी डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट। डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट,
और एक चीज पहले समझ लें, जो मैं बार बार कहता होता हूँ कि मैथमेटिक्स आपका लॉजिक बेस्ड है। कुछ लोगों के दिमाग में होता है जी ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, तो ये डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे हो गया? पहली चीज ये है कि देखें जी, जब मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड है, तो जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। u क्रॉस v वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का जब वेक्टर के साथ डॉट होगा तो स्केलर बन जाता है, तो सेंस तो बनती है। कुछ लोग कहते हैं भाई यू क्यों नहीं होता, u डॉट वी डॉट डब्ल्यू, फिर सुन लें, u डॉट वी डॉट डब्ल्यू, क्योंकि इसको तो हम कह रहे हैं डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट। बात फिर वही है, कौन रटे लगा रहा है, कौन समझ रहा है। अगर u डॉट v डॉट w होगा तो दो वेक्टर्स का तो डॉट हो जाएगा, वो तो स्केलर बन जाएगा, लेकिन एक वेक्टर तो बच जाएगा ना, तो ओवरऑल तो वेक्टर आ जाएगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो होता है आपके पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और उसके बाद जब आप करते हैं u डॉट v डॉट w, तो क्या u डॉट v मालूम करना है या v डॉट w? आंसर भी एक से ज्यादा आ रही होगी ना गड़बड़, तो छाड़ दो इन्होंने। तो वैसे भी ऐसा शख्स जिसके दो इमेजेस हैं उसको मुनाफिक कहते हैं। तो यहाँ पे दो दो चीजें नजर आ रही थी, u डॉट v डॉट w, उसकी सेंस नहीं बनती, इसलिए उसको छोड़ दिया। ये बनता है आपके पास, इसको कहते हैं डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट। u क्रॉस v जो था आपने फॉर्मूला किया था जी, एप्सिलॉन आई जे के टाइम्स ith कंपोनेंट ऑफ u टाइम्स jth कंपोनेंट ऑफ v, एंड बेसिस वेक्टर आगे है जो कि kth बेसिस वेक्टर है, आगे है डॉट w। आगे जो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की हुई है ना, असल में वो वाला फार्मूला निकालने की कोशिश की है जो आपने पहले पढ़ा हुआ था। और क्या पढ़ा हुआ था, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आता है, जिसमें जो फर्स्ट रो होती है वो u के कंपोनेंट्स होते हैं, सेकंड रो जो है v के कंपोनेंट्स होते हैं, थर्ड रो जो होती है वो w के कंपोनेंट्स हैं। नीचे किया हुआ है सारा। लेकिन फिलहाल मैं बताऊं, जो आप असल में यहाँ पे फॉर्मूला करेंगे और हमने जो यूज करना है वो सिंपल यहाँ पे देख लें। डॉट प्रोडक्ट क्योंकि आपके पास होता है वेक्टर्स के दरमियान, स्केलर्स के दरमियान नहीं होता। u क्रॉस v की वैल्यू ये जो ब्रैकेट में है, डॉट w है, और e के डॉट w जो आपके पास होगा दैट इज गोइंग टू बी w के। e के डॉट w w के होगा, तो इस चीज को e के डॉट w को आप लिख लें w के, तो यही आंसर होगा। u क्रॉस v डॉट w हो जाएगा एप्सिलॉन आई जे के u आई v जे w के। तो ये अगर दिमाग से निकल गया तो देखिए वही वाली बात है कि W को जब E के से डॉट लेंगे तो W का kth कंपोनेंट आएगा। फिर सुन लें, W को E के से डॉट लेंगे तो W का kth कंपोनेंट आएगा। कैसे? सपोज करें W को मैं लिखता हूं W1E1 प्लस W2E2 प्लस W3E3, ठीक है जी। और अगर ये भी आपके पास E1 ही है तो E1 डॉट E1 आपके पास क्या हो जाएगा, 1, और W1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि E1 डॉट E2 0, E1 डॉट E3 0। ये मैं फिर कह रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो इसी तरह से जब E के का डॉट W से होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, W के। अब ये किस तरह से करना है, आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है। हम ये करते हैं जी, ये वाली एंट्री लिखते हैं, लेकिन ये वाली एंट्री इसके साथ डॉट हो रही है तो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जी। डॉट लेने के बाद उसके बाद ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में थी। बाकी ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट यहाँ पे बन जाता है, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद माइनस साइन होता है और ये सेकंड एंट्री यहाँ पे आती है, इसको लिखा जाता है, इसका फिर डॉट इसके साथ होगा विच इज दिस वन, और ये फर्स्ट रो और ये कॉलम आउट u1 u3 विच इज दिस वन, v1 v3 विच इज दिस वन। उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये थर्ड एंट्री आती है, थर्ड एंट्री का डॉट जब इसके साथ होगा तो ये वाली चीज बनती है। तो यहाँ पे देख लें, ये फर्स्ट रो भी गई और ये आपके पास थर्ड कॉलम भी गया, क्योंकि ये थर्ड एंट्री थी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में थी। बाकी रे रह जाता है 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, और वो ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स को होता है भाई ये रट्टा ही है ना, पहले प्लस तो फिर माइनस तो फिर प्लस। देखें यहाँ मैं वो थ्योरी नहीं करवा रहा कि ये किस तरह से आपका ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट डेवलप हुआ था, लेकिन क्यों ये प्लस थे फिर ये माइनस थे ये प्लस। अब मैं थोड़ा सा बताने लगा हूं, मैंने पढ़ाया नहीं है। डेफिनेटली ये एक लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है, उससे भी पहले एक आता है इंट्रोडक्टरी लीनियर अलजेब्रा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिहाज से बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी लीनियर अलजेब्रा, जिसमें के को-फैक्टर्स कराए जाते हैं और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के 6 तरीके हैं। ये 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट की बात मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम से जब करते हैं ना, सपोज करें इसको मैं लिखता हूं, चलें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री है, इसको मैं A11 कह देता हूं, वैसे A11 तो बनता है A11 C1 अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें।
प्लस A12C2 प्लस A13C3। ये C1 C2 C3 क्या है? कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स हैं। और जब कोफैक्टर्स के लिहाज से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा ये क्यों प्लस है, ये क्यों माइनस है, ये क्यों प्लस है। ये मैंने वैसे बताया, वो चीज और है, थोड़ा सा आइडिया दिया है। अलबत्ता ये समझ आना चाहिए कि इवन का डॉट जब W से होगा तो W1 की होता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, अगर अभी दिमाग से निकल गया तो चले उसको दोबारा सुन लीजिएगा। E2 का डॉट W से करेंगे तो W2 होगा, E3 का डॉट W से करेंगे तो W3 होगा। ठीक है जी, E3 का डॉट W से करेंगे तो थर्ड कंपोनेंट आएगा। चलो यूं कह लें। अब ये तीनों के तीनों इसके बराबर है, यही चल रहा था। इन तीनों को अब कौन दिमाग में रखे, इसके बराबर है, वही चीज है। W1 को लिखना विच इज दिस वन, और उसके बाद ये फर्स्ट रो जो है और ये जो आपके पास फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ देना। बाकी जो है यहाँ पे देख लें U2 U3 V2 V3, इसका 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बना देना। माइनस करके W2 लिखना, ये फर्स्ट रो को छोड़ देना, सेकंड कॉलम को भी छोड़ देना। बाकी रह गया U1 U3 विच इज दिस वन, V1 V3 विच इज दिस वन। प्लस आपने करना है W3। जब W3 आप करेंगे तो ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम, इसको छोड़ देंगे और बाकी क्या रह जाएगा? U1 U2 V1 V2, ये वाला, ये देख, ठीक हो गया जी। तो अब ये आपके पास आ गया। अब आप कहेंगे हाय हाय है कि भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले सर ने कहा था कि ये जो U साहब हैं इसके कंपोनेंट्स फर्स्ट रो में आते हैं, V साहब जो हैं इसके कंपोनेंट्स जो हैं सेकंड रो में आते हैं, और W के थर्ड में। ये तो कुछ और है। तो बादशाह क्यों नाराज होते हो? होनी बना देंगे ने, फिक्र ही ना करो, होनी बननगे 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 बननगे। अगली स्लाइड चलो जी। ये ले जी, ये तो कर ही दिया है। E के डॉट W, असल में फार्मूला यही है। ये आपके पास जो डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला है यही है, एप्सिलॉन IJ के, और यहां से देख लें ith कंपोनेंट U का इंटू jth कंपोनेंट V का इंटू kth कंपोनेंट W का। तो यहाँ पे आपके पास आ गया। अब ये वही डिटर्मिनेंट है जो पिछली स्लाइड पे था, जो मैं बार बार कहता हूँ वापस नहीं जा सकता, एरर हो जाता है। लेकिन ये आपको पता है कि दो रोज को इंटरचेंज करें तो एक नेगेटिव साइन बाहर आता है। तो देखिए, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज करें तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड थी, अब ये फर्स्ट है, और ये फर्स्ट जो कि सेकंड है। अब आप दोबारा से इंटरचेंज करें किस किस को? अब आप इंटरचेंज कर लें सेकंड और थर्ड रो को। सेकंड थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे, फिर नेगेटिव बाहर आएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देख लें, अब तो वही शक्ल है ना। यहाँ पे देख लें, पहला वेक्टर U था, उसी के ही कंपोनेंट्स फर्स्ट रो में है। दूसरा वेक्टर V था, उसी के ही कंपोनेंट्स जो है सेकंड रो में है। तीसरा वेक्टर W था, उसी के ही कंपोनेंट्स थर्ड रो में है। इसको यूज करके हम बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकालेंगे, वो शायद मैंने असाइनमेंट में भी दिया हुआ था, नॉट द ग्रेडेड असाइनमेंट, जो प्रॉब्लम सेट था, कि जब आप कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द टेंसर, पहले नोटेशन देख लें, ये भी ठीक है। इसका मतलब यही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द टेंसर, ये भी ठीक है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द टेंसर, वही बात है। यानी कि अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालना है टेंसर का तो पहले टेंसर को लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में, और उस मैट्रिक्स फॉर्म का जो डिटर्मिनेंट होगा वही होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द टेंसर। फिर सुन लें, जब आपने डिटर्मिनेंट निकालना है किसी टेंसर का तो आपने टेंसर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और उस मैट्रिक्स फॉर्म का जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द टेंसर। पहले देख लें, यही होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है जी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और ये भी आप लोगों ने किया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होते हैं। फिर सुन लें, एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट आपने ले लिया, उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ले लें, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी वही होगा जो मैट्रिक्स का होगा। तो यहाँ पे देख लें, मतलब यूं कहा जा सकता है, सपोज ए मैट्रिक्स, तो आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। फिर सुन लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देख लें, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स वही है जो डिटर्मिनेंट होगा उसके ट्रांसपोज का। तो अब यहाँ पे देख लें, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज है उसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये जो फर्स्ट रो है ये कॉलम बन जाएगा, ये जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये जो थर्ड रो है ये जी कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लें, ये वाला डिटर्मिनेंट वही है, और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट सेम है। ये वाला डिटर्मिनेंट भी वही है, और जो आपके पास आ रही थी वो वाली मैट्रिक्स जो कि ट्रांसपोज थी उसका डिटर्मिनेंट भी वही है।
अच्छा, अब ये क्यों लिखा हुआ है और यहाँ से देखें डिटरमिनेंट तो इसके बराबर है। ये देखें, ये ज़रा दिमाग में लाएँ कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था, करवाया नहीं था और ये मैंने करवा दिया। कैसे करवाया? देखें, इसको समझना पड़ेगा पहले आपको, क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं। अब यहाँ पे देख लें, पहले इसको देखें, पहले इसको अंडरस्टैंड ज़रूर कर लें कि जो आपके पास डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट है इस डिटरमिनेंट के बराबर है। और देखा जाए तो ये जो पहली रो है क्या है ये यूआई है। यूआई से आप कहेंगे यूआई कैसे भी, देखिए आई को 1 2 3 करेंगे तो U1 U2 U3। और इसी तरह से यहाँ पे देख लें, ये VJ लिखा हुआ है, J को 1 2 3 करेंगे तो V1 V2 V3। इसी तरह से यहाँ पे देख लें WK लिखा हुआ है, K को 1 2 3 करेंगे तो W1 W2 W3। अब ये इक्वल टू नहीं किया हुआ, रिप्लेस किया हुआ। अगर ये जो आपके पास UI है इनको मैं रिप्लेस करता हूँ TI1, तो अब बताएं पहली रो क्या बनेगी? वो बनेगी T11, ये दूसरा वाला फिक्स किया हुआ है 1। फिर बनेगी T21 T31। जैसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे T आ जाता है 1 के साथ, लेकिन साथ यहाँ 1 लगा हुआ है तो यहाँ पे 1। यहाँ पे T आ जाता है 2 के साथ, लेकिन साथ 1 लगा हुआ है तो यहाँ पे 1। यहाँ पे T आ जाता है 3 के साथ, साथ 1 लगा हुआ है तो ये 1। देखें ये पहली रो बन गई ना। इस तरह से जो V साहब है इनको रिप्लेस किया हुआ है, इक्वल टू नहीं, रिप्लेस किया हुआ है TJ2। जैसे यहाँ पे आपने J को 1 2 3 किया था, ये बन गए थे। अब यहाँ पे आप करें J को 1 2 3 तो 1 2 2 2 3 2 ये बनेंगे। J को 1 करें तो 1 2, J को 2 करें तो T2 2, J को 3 करें तो T3 2। ये वाली रो भी बन गई। अब आगे चलते हैं। वैसे वही चीज है कि I को 1 2 3 करें तो ये तीनों आपके पास आते हैं। J को 1 2 3 करें ये तीनों आपके पास आते हैं। K को 1 2 3 करें ये तीनों आपके पास आते हैं। अब ये जो सारे का सारा आपके पास सामने लिखा हुआ है, अब ये W को भी देख लें। यहाँ पे देख लें K को 1 2 3 किया तो ये आ गया, लेकिन अगर आप करते हैं इसको TK3, अब K को 1 2 3 करें तो यहाँ पे देख लें 1 3, 2 करें 2 3, यहाँ पे करें 3 तो आ जाएगा 3 3। ये है जी, ठीक हो गया जी। तो अब ये इसके बराबर कैसे आ गया? कुछ तो गड़बड़ है। और भाई कोई गड़बड़ नहीं है, सीधी सीधी चीज है। जब आपने UI को रिप्लेस कर दिया TI1 से तो यहाँ पे TI1 लिखा हुआ है। आपने VJ को रिप्लेस कर दिया TJ2 से तो यहाँ TJ2 लिखा हुआ है। आपने WK को रिप्लेस कर दिया TK3 से, ये लिखा हुआ है। आप कहेंगे सॉरी तो अभी भी नहीं पता लगा। सिंपल देख लें, ये हैं जी UI साहब, इनको रिप्लेस किया है TI1 से, ये लिखा हुआ है। ये है जी VJ साहब, इनको रिप्लेस किया है TJ2 से, ये लिखा हुआ है। ये है जी WK साहब, जिनको TK3 से रिप्लेस किया हुआ है तो ये लिखा हुआ है। अब तो हो गया ना क्लियर? अब तो क्लियर हो गया। और क्यों इसको डिटर्मिनेंट ऑफ द टेंसर लिखा हुआ है? क्योंकि ये इसी के बराबर था और ये इसके बराबर है। और ये है जी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ द टेंसर। उम्मीद है कि पता लग गया होगा क्यों डिटर्मिनेंट ऑफ द टेंसर इस तरह से लिखा गया है। ये फार्मूला आगे जाके बहुत ही ज्यादा यूज होना है। आगे जाके अच्छा खासा इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। ये आ गया जी टेंसर प्रोडक्ट। इसका हमने कहा था जी साथ वाले दो हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, यू आपके पास सेपरेट हो जाता है। और अच्छी खासी मैंने इसकी डिटेल आपको पहले करवाई हुई है। ट्रेस हमने निकाला था टेंसर प्रोडक्ट का, और हमने सिंपल कहा था कि जो आपके पास जो टेंसर प्रोडक्ट है अंदर, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें और डायगोनल एंट्रीज को ऐड करें। चीज तो वही है। सिंपली हमने ये कहा था कि जो ट्रेस है ये जब ऑपरेट होती है टेंसर प्रोडक्ट में तो टेंसर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में, यानी कि वही U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस U3 V3, या शॉर्ट फॉर्म में UI VI। तो U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस U3 V3, ये आपके पास समेशंस ही हैं किस चीज की, किसका सम है? डायगोनल एंट्रीज का। ठीक है जी। फिर हमने कहा था जी टेंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेंसर का कंपोनेंट, और यहाँ पे आ जाएगा बेसिस का आपस में टेंसर प्रोडक्ट EI टेंसर EJ। और ये जो आपके पास थी यही है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि यहाँ पे देख लें कंपोनेंट में दो इंडिसेस हैं I और J। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है EI टेंसर EI। ये भी शायद मैंने जो प्रॉब्लम सेट था उसमें पूछा हुआ था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी I 1 2 3 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे समेशन है। इस चीज का ध्यान रखें, राइट हैंड साइड पे समेशन है। इसको उसने यूनिट आंसर का, ये टर्मिनोलॉजी ऑनेस्टली मैं इतनी पसंद नहीं करता, लेकिन अब बुक में लिखी हुई है। इसको वैसे आइडेंटिटी टेंसर कहना चाहिए, पहला वर्ड वो भी यूज हुआ है। रिकॉल करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी तो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे उसमें चेंज नहीं आती थी, यानी कि I टाइम्स A इज इक्वल टू A टाइम्स I इज इक्वल टू A मैट्रिक्स I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह से ये है आइडेंटिटी टेंसर। ये भी किसी वेक्टर पे ऑपरेट होता है तो वो वेक्टर वापस आता है।
देखें एक तरीका तो ये है, यहाँ पे आई को लिखें EI टेंसर EI और U को लिख लें UJ EJ। ये वही है U1 E1 प्लस U2 E2 प्लस U3 E3। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये चीज टिप्स पे होनी चाहिए कि भाई ये इंडिसेस डिफरेंट क्यों लिए, आई क्यों नहीं लिए। भाई इसलिए कि वो कंफ्यूजन हो जाएगी, ये अलग समीशन है, ये अलग समीशन है, ठीक है जी, एक समीशन नहीं है। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जे और जे कर दें। अब ये जो चीज आपके पास आ रही है कि जी आपके पास जो है टेंसर प्रोडक्ट जो होता है वो एक्ट करता है असल में वेक्टर पे, स्केलर पे नहीं। तो स्केलर्स आपको अलग कर दें और टेंसर प्रोडक्ट एक्ट करेगा इसके ऊपर। तो जो साथ वाले दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट हो जाएगा विच इज EI डॉट EJ, और ये सेपरेट हो जाएगा, EI सेपरेट हो जाएगा। व्हाट इज EI डॉट EJ, ये तो आपका लेक्चर नंबर 1 है, ये बनता है क्रॉनिकल डेल्टा। अगर I J के बराबर है तो 1, अदरवाइज आंडा। और अब ये देख लें, ये भी आपका लेक्चर नंबर 1 है कि आपने ये देखना है कि जे की क्या वैल्यू होगी कि क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो होगा, जे की वैल्यू आई होगी। तो इस जे को लिख लें UI और EI UI, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपके पास वेक्टर U इटसेल्फ। अभी मैं बताऊं ये मुश्किल तरीके से हुआ है, आप इसको U ही रहने दें, ध्यान सुने, इसको U ही रहने दें और U का डॉट EI से कर दें। तो यहाँ पे देख लें यही होगा ना कि यहाँ पे U का U ही रह जाएगा, तो इन दोनों का U का EI से डॉट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा UI, और ये वेक्टर सेपरेट हो जाता है। फिर सुन लें, ये सारे का सारा जब U पे ऑपरेट करेगा तो आ जाएगा EI डॉट U, जो कि बन जाता है UI, और UI EI जो होता है U ही होता है। तो ये लेंगे, बता दिया यहाँ पे कि I ऑपरेटिंग U, ये आपके पास U ही होगा, और I आपके पास जो है इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है यही बनती है विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल पे 1 बाकी सारे 0। अब हमने शुरू करना है ट्रांसपोज ऑफ अ टेंसर, और शायद जो हमारा ये वाला लेक्चर है उसमें भी टॉपिक यही है। वैसे तो मैं सिंपल आपको बता दूं, इसमें आपने ये करना है कि जो आपकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी ना टेंसर की, उसी का ही ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज आपको लेना आता है वो होता है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ले मैंने टॉपिक खत्म भी कर दिया, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ टेंसर क्या वही चीज बनती है, क्या वाकई में उसके जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है उसी का ट्रांसपोज लेना है। इस सिलसिले में उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है इट इज डिफाइंड बाय दिस, ये डेफिनेशन है। उसने कहा यू टेंसर वी का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज गोइंग टू बी वी टेंसर यू। अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये वाली डेफिनेशन उसके साथ कैसे मैच करती है, या ये चीज उधर ही कैसे लेके जा रही है कि आपने मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है, यानी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेना है। फिलहाल ये करें, यू को लिखें UI EI, वी को लिखें VJ EJ। इंडिसेस डिफरेंट लें ताकि पता लगे दो डिफरेंट समेशंस हैं, और वही डेफिनेशन रखें जब हमने कहा था कि इंडेक्स इज रिपीटेड ओनली वंस, ठीक है, ये ट्रांसपोज है। यहाँ से V VJ EJ, यहाँ से U UI EI, जो इंडिसेस हमने यहाँ पे यूज किए थे वो यहाँ पे, ठीक है जी। अब आपने करना है कि इसको तो एज इट इज रखना है विच इज दिस वन, यहाँ पे समेशन लगाएं, यहाँ पर समेशन लगाएं, और देख लें डबल समेशन है, यहाँ पे देख लें आपके पास जो है जे पे अलग है, आई पे अलग है। उससे पहले एक और काम करें, और वो सारा कॉन्सेप्चुअल है, और वो ये कि आपके पास टेंसर प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर्स के दरमियान होता है, स्केलर्स के दरमियान नहीं होता। तो ये जो यूआई साहब है ना, इनको यहाँ पे लिख लें, ये बीजे साहब है, यहाँ से आ जाएगा EJ टेंसर EI। अब इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आ जाएगा जी 1 1, जो कि आ गया। आई को कर रहे हैं पहले एक्सपेंड, फिर करें जी 2 2, ये आ गया, फिर करें जी 3 3, ये आ गया। और मैं फिर वही पुरानी वाली बात रिपीट करने लगा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है कि एट अ टाइम एक समेशन खोलें, ज्यादा मत खोलें, उससे मिस्टेक हो जाने का खतरा है, कंफ्यूजन अलग होती है। आई वाली खुल गई है, अब जे वाली खोलें। जे वाली कैसे खोलनी है, इन टर्मों को पहले 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, और जो एंड वाले हैं ना, या लास्ट पहला वाला एंड वाला, यूं कर लें, पहला वाला और एंड वाला, इसमें इंडिसेस 1 1 फिक्स है, ये देखें 1 1 1 1 1 1। और जो अंदर वाला आपके पास आ रहा है, ये जो अंदर वाला आपके पास आ रहा है, ये आपके पास 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, ये 1 1 वाला है, ये 2 2 वाला है, ये 3 3 वाला है। वही काम इधर करना है, इधर भी आपने 1 1 और उसके बाद 2 2, फिर उसके बाद 3 3। ये पहला वाला और एंड वाला, इसके इंडिसेस फिक्स हैं जो कि 2 2 है। यहाँ से देख लें 2, यहाँ से 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 2, और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 1 1 आएगा विच इज दिस वन, यहाँ पे 2 2 आएगा विच इज दिस वन, यहाँ पे 3 3 आएगा विच इज दिस वन। अब 3 टर्में और आनी है, वो यहाँ से आनी है, वो यहाँ पे नहीं, वो अगली स्लाइड पे है, लेकिन उसमें देख लें, उसमें भी आपने 1 1 करना है, उसमें भी आपने 2 2 करना है, उसमें भी आपने 3 3 करना है। और पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म जो आपके पास है उसमें इंडिसेस फिक्स है, यानी कि 3 3, वो अगली स्लाइड पे लिखे हुए हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस स्लाइड पे भी बतानी है, अगली पे पहले यहाँ से सुन लें। ये देख लें, मैंने जरा सर्कल किया हुआ है,
ये देख लें जब इवन टेंसर इवन है, और अब यहाँ पे देख लें आपने ये कोई उस लिहाज से नई चीज नहीं है, पहले भी आपने किया हुआ है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये वाला जो है ना बेसिस इवन टेंसर इवन, ये बता रहा होता है आपकी 1 1 एंट्री कौन सी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री कौन सी है, वो है U1 V1। फिर ये बता रहा होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री कौन सी है, विच इज U2 V1। अब वो अगली स्लाइड पे होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ E1 टेंसर E3, अगली स्लाइड पे होगा। उसके साथ जो एंट्री होगी वो होगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वो होगी U3 V1। ठीक हो गया। अब इस पे आ जाए, ये जो मैंने ग्रीन टेक किया हुआ है, ये सेकंड रो वाली एंट्रीज बता रहा है। ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा U1 V2। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा U2 V2। उसके बाद एक और आएगा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, वो यहाँ पे नहीं है, वो अगली स्लाइड पे है, और वो वाली टर्म बनेगी U3 V2। U3 V2 वो अगली स्लाइड पे। अब जरा इस पे आ जाए, ये है जी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये टर्म बनती है U1 V3। ठीक है जी। ये है जी थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये टर्म बनती है U2 V3। और फिर आपको पता लग ही गया होगा कि वो तीसरी वाली कौन सी होगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम की होगी U3 V3। वो सब देखने के लिए आगे चलते हैं। ये लें जी, ये वो टर्म है जो पीछे से मिसिंग थी, और मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे 3 होगा, 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 और अंदर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। तो स्टार्ट हमने कहां से किया था, स्टार्ट हमने किया था जी कि V टेंसर U इज इक्वल टू U टेंसर V ट्रांसपोज। तो जाहिर बात है जब दोनों टेंसर सेम है तो उनकी मैट्रिक्स फॉर्म भी सेम होगी। तो इसका मतलब है कि जो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनती है U टेंसर V ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो इसी टेंसर की मैट्रिक्स फॉर्म होगी, क्योंकि दोनों टेंसर सेम है। अब यहाँ पे देख लें आपको कौन सी एंट्रीज नजर आ रही हैं। ये वाली एंट्री बनती है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर ध्यान से सुने, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो जब फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, कौन सा बनता है, ये U3 V1। देख लें ये वाला, ये बनता है जी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये थर्ड कॉलम की एंट्रीज आ रही हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम U3 V2। ठीक है जी। ये है जी थर्ड रो थर्ड कॉलम U3 V3, ये हो गया, ये एंट्रीज हैं। बाकी जो आपके पास ये वाली 6 एंट्रीज हैं वो पिछली स्लाइड पे जो मैंने आपको बता दी थी, आप मैच कर लीजिएगा, दोबारा मेरा ये लेक्चर सुन लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इवन टेंसर इवन के साथ वाली वो ये वाली थी, इस तरह से E2 टेंसर इवन के साथ वाली ये वाली बनती है, इसी तरह से बाकी है। ये बनती है जी मैट्रिक्स फॉर्म, ये बनती है मैट्रिक्स फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे जरा बजाय के जरा आगे चले जाएं, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें। क्या आपको ये लगता है, ध्यान सुने मैं क्या बोलने लगा हूं, क्या आपको लगता है कि ये U टेंसर V की जो मैट्रिक्स फॉर्म थी उसका ट्रांसपोज है? ये सोचिएगा, मैं बता नहीं रहा कि U टेंसर V जो था आपके पास, U टेंसर V, उसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म थी उसका ये ट्रांसपोज है। ठीक है जी, ये जरा आप सोचिएगा, और इसको मैं एक्सप्लेन भी इंशाल्लाह करूंगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई द फॉलोइंग। देखें ये मैंने ना कोई एक्स्ट्रा स्लाइड बनाई हुई है। अभी मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन को समझ के इस लेक्चर को जरा पॉज कर दीजिएगा और इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। एक टेंसर है जिसको उसने T डैश कह दिया, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये चीज आ रही है आपके पास, यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है UJ VI EI टेंसर EJ। कौन है, किधर से आया, कुछ पता नहीं, लेकिन इसकी मैट्रिक्स फॉर्म निकालने की कोशिश करें। क्वेश्चन इतना ही है, सिर्फ उसी पे तवज्जो देते हैं, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म निकालने की कोशिश करें। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज मैं बता दूं, आप जब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो करना वही होगा कि पहले इसको एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। अब देख लें, बेशक अंदर वालों को पहले कर लीजिएगा, इनको कर लीजिएगा 1 1, फिर कर लीजिएगा 2 2, फिर कर लीजिएगा 3 3। ध्यान से सुने, आई को कर लीजिएगा 1 1, फिर उसके बाद 2 2, फिर उसके बाद 3 3, और उसके बाद यहाँ पे पहली टर्म में इनको फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। यही काम दूसरी टर्म के साथ, यही काम तीसरी टर्म के साथ, 9 टर्में आ जाएंगी। अब ध्यान से सुनिए, मैं तकरीबन क्वेश्चन करने ही लगा हूं, लेकिन वैसे आप लिख के प्लीज करें इसको। इवन टेंसर इवन आएगा, उसके साथ जो आपके पास एंट्री आएगी वो ये वाली होगी। इवन टेंसर E2 आएगा, उसके साथ जो एंट्री होगी वो ये वाली होगी। इवन टेंसर E3 आएगा, उसके साथ जो एंट्री होगी वो ये वाली होगी। अब मैं जरा और तरह से बोलने लगा हूं, E2 टेंसर E1 आएगा, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके साथ जो एंट्री होगी वो ये होगी। E2 टेंसर E2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसके साथ एंट्री ये होगी। फिर E2 टेंसर E3 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, उसके साथ जो एंट्री होगी वो ये होगी। इसी तरह से ये 3 एंट्रियां भी आ जाएंगी। ये तो आप कर लीजिएगा। अब असल चीज मैंने इसके बाद बतानी है। अब जरा देखें क्या ये दोनों सेम है, U1 V1, U2 V1, U3 V1, यही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लें, U1 V2, ये देख लें, U2 V2, ये देख लें, U3 V2, ये देख लें, U1 V3, ये देख लें, U2 V3, ये देख लें, U3 V3, ये देख लें। अब ये कर क्या रहे हैं हम, ये तो सेम आ गए हैं।
सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब ये जो टी डैश साहब हैं ये भी ट्रांसपोज ऑफ द टेंसर ही है, क्योंकि सेम आया ना। ऊपर हमने वो देखें ट्रांसपोज लेके जब ये उसकी मैट्रिक्स फॉर्म निकाली थी, ये बनी थी। अब यहाँ पे जो टी डैश साहब थे वो इसके बराबर थे, इसकी जब मैट्रिक्स फॉर्म निकाली वो भी वही बन गई है। इसका मतलब टी डैश भी ट्रांसपोज ऑफ द टेंसर ही है। कौन सा टेंसर? ये वाला, ध्यान से देखें आप, ये वाला टेंसर, ये वाला टेंसर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, दो चीजें आपने समझनी हैं, और कौन कौन सी समझनी है। उसने कहा है जी कि अगर ये ट्रांसपोज है, अब देखें ये की पॉइंट है, इस पे जरा दिमाग हाजिर रखिएगा। ये जो फ्रॉम स्टार का हुआ है ना, ये स्टार पिछली स्लाइड पे आप चेक कर लीजिएगा, मैं पीछे नहीं जा सकता, स्टार पिछली स्लाइड से आ रहा है, ये था आपके पास। और पिछली स्लाइड से ये वाली चीज थी जिसको आपने एक्सपेंड किया था, ध्यान से देख लें, ये वाली चीज थी जिसको आपने एक्सपेंड किया था। और फर्क क्या था इसमें, इसमें फर्क क्या था, ध्यान से देखें। देखें कंपोनेंट्स हैं यू आई बीजे, इसके भी वही हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास बेसिस वेक्टर्स हैं ये इंटरचेंज हो गए, इनका ऑर्डर बदल गया है। ये है ई आई टेंसर ई जे, ये है ई जे टेंसर ई आई। फिर सुन लें, कंपोनेंट्स में कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास बेसिस वेक्टर्स हैं, इंस्टेड ऑफ ई आई टेंसर ई जे यहाँ पे आ रहे हैं ई जे टेंसर ई आई। और इसकी जब मैट्रिक्स फॉर्म बनाई तो ये बनी, ठीक है जी। इधर क्या किया आपने, इधर देखें, ये जो आपके पास बेसिस वेक्टर है ई आई टेंसर ई जे, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, ये वैसे ही है। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उनके इंडिसेस को इंटरचेंज किया हुआ है। ये देखें यू आई लिखा हुआ है ना, यहाँ पे यू जे लिखा हुआ है, वीजे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वी आई लिखा हुआ है। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाई हुई वही आ रही है। इसका मतलब है कि ट्रांसपोज निकालने के दो तरीके हैं, ध्यान से सुने, ट्रांसपोज निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप ये करें कि बेसिस वेक्टर्स को इंटरचेंज कर लें, बेसिस वेक्टर्स की जगह बदल लें, जहां पे ई आई साहब हैं वहां पे ई जे बिठा दें, और जहां पे ई जे साहब हैं वहां पे ई आई बिठा दें, ठीक है जी। दूसरा तरीका, आप जो ये कंपोनेंट्स हैं इनके इंडिसेस इंटरचेंज कर दें। यू आई वी जे था ना, तो ये आ जाएगा यू जे वी आई। उससे दोनों तरीके आपके पास आ गए हैं जिससे ट्रांसपोज निकल सकता है। हाँ, एक गलती नहीं करनी, अगर आप कंपोनेंट्स के इंडिसेस इंटरचेंज कर रही हैं तो बेसिस वेक्टर्स को मत इंटरचेंज कीजिएगा, ये रटा नहीं, ये मैंने इसलिए करके दिखाया है। और अगर आप बेसिस वेक्टर्स को इंटरचेंज कर रही हैं तो यहाँ पे आप देख लें, जो कंपोनेंट्स के इंडिसेस हैं उनको मत इंटरचेंज कीजिएगा, वो वैसे ही रहने दीजिएगा। ये की पॉइंट है, और ये अगली स्लाइड पे दोबारा किया हुआ है। आगे चलते हैं। इससे पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जो मैंने पहले कहा था कि आप जरा सोचें, और क्या सोचें, मैंने कहा था ये सोचें कि जो आपके पास u टेंसर v था, नॉट ट्रांसपोज, जो u टेंसर v की मैट्रिक्स फॉर्म थी, क्या उसका ट्रांसपोज यही बनता है या यही बनता है, दोनों सेम है? तो जवाब है यस, यही बनता है। आप जरा ध्यान से ये देखें, u टेंसर v में जो मैट्रिक्स फॉर्म बनी थी, या u टेंसर v की जो मैट्रिक्स फॉर्म बनी थी, यही उसकी फर्स्ट रो थी। जुबानी बोलने लगा, वो ये थी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये मैं इसका नहीं कह रहा, मैं u टेंसर v वाले का कह रहा हूँ। इसी तरह से जो u टेंसर v की मैट्रिक्स फॉर्म बनी थी, उसके सेकंड रो यही थी। रो की बात करूं, जो इसका कॉलम है ये ट्रांसपोज्ड है ना, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से u टेंसर v की जो मैट्रिक्स फॉर्म थी, उसकी थर्ड रो यही थी। थर्ड रो कह रहा हूँ, यहाँ पे कॉलम है क्योंकि ये ट्रांसपोज है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये लें, एक और राज मैंने बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं। ये लें जी, इसको फिर से देख लें। उसने कहा फाइनली वी हैव, ये अगर आपके पास टेंसर है, अब यहाँ पे टी आई जे लिखा हुआ है, और टी आई जे आपको पता है कि ये जो आपके पास है टेंसर का आई जे कंपोनेंट होता है। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, और आई और जे दोनों 1 2 3 हैं। तो एक तरीका तो ये है कि इसको जे आई कर दें, मतलब कि मैंने ये कहा था जो आपके पास कंपोनेंट है उसके इंडिसेस को इंटरचेंज कर दें, लेकिन आपके पास जो बेसिस वेक्टर्स हैं इनको इंटरचेंज नहीं करना। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर इन इंडिसेस को आपने इंटरचेंज नहीं करना, तो बेसिस वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दें। यहाँ पे ई आई टेंसर ई जे है, तो इसको ई जे टेंसर ई आई कर दें। ये दोनों तरीके बनते हैं आपके पास किस चीज के, ट्रांसपोज लेने के। और ट्रांसपोज का जो आई जे कंपोनेंट होगा वो ये होगा। इसको देख लें, समझने की कोशिश करें, इसमें रटा नहीं है। ये देख लें, अगर टेंसर का आई जे कंपोनेंट ये बनता है, तो ट्रांसपोज का जारी बात है ये बनेगा, क्योंकि आई आपके पास इंडिकेट कर रहा होता है रो को, जे कर रहा होता है कॉलम को, और वही बात आ गई ना, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, तो यहाँ पे जे आई हो जाएगा। तो ये आई जे कंपोनेंट ट्रांसपोज का है, जो कि इसके बराबर है टी जे आई, और इसका इसके बराबर होता है। तो ये चीज मेरा हर लिहाज से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता नहीं वो, तो फिर याद करना पड़ेगा कि यार जी इधर इंटरचेंज करो, तो यार दोनों, भाई दोनों को करेंगे तो मुड़ के वहीं पहुंच जाएंगे, दोनों को करेंगे तो मुड़ के वहीं पहुंच जाएंगे। अब मैं जुबानी बोलने लगा हूं, देखें जरा, सपोज करें मैं दोनों को करता हूं। ये देखें, यहाँ वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स सेम है, ठीक है जी। मैं यूं कर लेता हूं, चलें, यहां से फर्स्ट और थर्ड सेम है, सेकंड और फोर्थ सेम है। अब अगर मैं दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, इसको जे आई कर देता हूं,
इधर भी जे कर देता हूँ, इधर आई कर देता हूँ। फिर सुन लें, इसको मैं जे आई कर देता हूँ, इधर भी जे कर देता हूँ, इधर भी आई कर देता हूँ। फिर वही हालात हो जाएंगे, यहाँ पे जे होगा, इधर भी जे होगा। ये आपका फर्स्ट और थर्ड सेम हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा। यहाँ से सेकंड और फोर्थ यानी कि एग्जैक्टली यही शक्ल होगी, वो ट्रांसपोज नहीं होगा, वो ट्रांसपोज नहीं होगा। मजीद मैंने बता दिया, ठीक है जी। तो केस डिसमिस्ड, यही दो तरीके हैं, अदालत फैसला करती है कि इनको फॉलो किया जाए ट्रांसपोज लेने के लिए। चलें जी, आगे आ गए जी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब ये देख लें, कोर्स की डिफिकल्टी लेवल देख लें। मैं वही कहता हूँ कि समझ आ जाए तो कोई मसला नहीं है, समझ आ जाए तो आसान है, ना समझ आए तो मुश्किल है। डिफिकल्टी लेवल को सामने रखते हुए अभी हम पेज 15 जो आपके बुक है ना वहां पहुंचे। पहले शुरू करते हैं। वो कहता है एक टेंसर है, इसको सिंगुलर तब कहते हैं इफ एंड ओनली इफ अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो। ये देख लें, ये बात तो मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। आपने सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी थी कहां पर? लीनियर अलजेब्रे में। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और वो ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका कि डिटरमिनेंट जीरो होता है। अब ये सारा पिछला है, मैं आमतौर पे यहाँ बता देता होता हूँ, लेकिन यहाँ पे देख लें प्री रिक्विजिट्स का लीनियर अलजेब्रा है। सेम इज ओवर हियर। अगर टेंसर सिंगुलर है तो इसका मतलब यही है कि उसका डिटरमिनेंट जीरो। अब आपको पता है कि टेंसर का डिटरमिनेंट क्या होता है, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म का डिटरमिनेंट। अगर टेंसर आपके पास जो है नॉन सिंगुलर है, अब यहाँ वैसे इन्वर्टेबल भी कह सकते हैं, नॉन सिंगुलर है, फिर उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, फिर उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, उसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स का मतलब यही होगा कि राइट साइड से मल्टीप्लाई करें इनवर्स से या लेफ्ट साइड से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी टेंसर। ये वही वर्ड आ गया जो मैं कह रहा था कि सही ये बनता है, यूनिट टेंसर भी कह देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी टेंसर जिसका पहले जिक्र हो चुका है। अब आगे चलते हैं। ये लीजिए, इधर आ गया जी ऑर्थोगोनल टेंसर। ये भी देख लें, नई चीज नहीं होगी। ऐसा टेंसर जिसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स हो, उसको कहते हैं जी ऑर्थोगोनल टेंसर। ये इसलिए नई चीज नहीं होगी, आप कहेंगे जी ऑर्थोगोनल टेंसर पहले नहीं पढ़ा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो पहले पढ़ी हुई है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो आपने पहले पढ़ी हुई है। बेशक आपने ऑर्थोगोनल टेंसर पहले नहीं पढ़ा हुआ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है ना वो डेफिनेटली आपने पहले पढ़ी हुई है। और अगर इस वक्त आपके दिमाग से वो निकल गया है कि वो जो आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी? लेकिन लेक्चर 3 में मैंने आपको रोटेशन मैट्रिक्स कराई थी, वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसी का इनवर्स था। और अगर प्रॉपर ऑर्थोगोनल थी तो उसका डिटर्मिनेंट ही +1 था। इसी तरह से जो लेक्चर 4A है, फिर सुन लें, जो लेक्चर 4A है उसकी स्लाइड 1, 4A की स्लाइड 1, वहां पे भी जिक्र खैर है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। और वहां ये भी इस तरह की बात भी की थी हमने कि अगर प्रॉपर ऑर्थोगोनल होती है मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट 1 होता है। सेम इज ओवर हियर। अगर इसका डिटरमिनेंट इस टेंसर का +1 है तो इसका मतलब है वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर है। और वही वाली बात होगी, जब उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स है तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें क्यू से या राइट से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी टेंसर आएगा। तो ये भी उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब आता है सिमेट्रिक टेंसर। देख लें, सीधी सी बात है, टेंसर सिमेट्रिक तब होता है, ये लिखा हुआ है ना, मतलब वही है, अगर उसकी मैट्रिक्स फॉर्म सिमेट्रिक हो। दोबारा सुन ले, टेंसर सिमेट्रिक तब होता है अगर उसकी मैट्रिक्स फॉर्म सिमेट्रिक है, यानी कि एस का ट्रांसपोज वो खुद ही है। ट्रांसपोज आपने पढ़ लिया है, फिर कहते हैं जी एस आपके पास सिमेट्रिक टेंसर है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वो खुद होता है उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही चीज होती है ना, मतलब है कि आई जैसे जे आई लिखा हुआ, यानी कि इंटरचेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स तो फर्क नहीं पड़ता। ये देखें, पहले ये ए ग्रीन वैली जाते होते हैं, ग्रीन वैली, खैर वो तो मॉल ऑफ लाहौर में और जगह भी है, लेकिन बहरहाल ये देख लें, यहाँ तो मैंने एक तरह से ग्रीन फील्ड के जरिए यहाँ पहुंचाया आपको। ये देख लें, जो सिमेट्रिक टेंसर है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है। पहली चीज यही है, आप कहते हैं इसका जो ट्रांसपोज होता है वो खुद ही होता है। चेक कर लेते हैं। ये लें जी, अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो क्या है? 1 1 1 2 1 3, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ। कॉलम बनेगा तो भी 1 1 1 2 1 3। सेकंड रो वही होती है जो सेकंड कॉलम होता है। थर्ड रो वही होती है जो थर्ड कॉलम होता है। एक तो ये, ठीक है जी। और ट्रांसपोज लेते हैं तो वही आता है। और जारी बात है कि जब फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है तो ट्रांसपोज लेने के बाद फर्क नहीं आ रहा। जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम है तो ट्रांसपोज लेने के बाद फर्क नहीं आ रहा। किसमें? सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। थर्ड रो वही है जो थर्ड कॉलम है तो ये भी फर्क नहीं आ रहा। अब ये देखें, ये इसको कहते हैं डायगोनल, जिसमें इंडिसेस सेम होते हैं 1 1 2 2 3 3। इसके अक्रॉस रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि 1 2 एंट्री वही होती है जो 2 1 होती है, यानी कि दोनों को 1 2 लिखा हुआ है। 1 3 एंट्री वही होती है जो 3 1 होती है, दोनों को 1 3 लिखा हुआ है। 2 3 एंट्री वही होती है जो 3 2 होती है, वही लिखा हुआ है। अब ये इन शॉर्ट कि उसका ट्रांसपोज लें तो वही होता है। तो जैसे आई जे लिखा हुआ है जे आई में तो फर्क नहीं पड़ता ना कि 1 1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 इज इक्वल टू 2 2, वो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे इसने लिखा हुआ है S 1 2 इज इक्वल टू S 2 1, वो सेम होते हैं।
S13 इज इक्वल टू S31 सेम होते हैं, S23 इज इक्वल टू S32 वो भी सेम होते हैं। ये तो हो गया जी आपके पास सिमेट्रिक। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है जी स्क्यू सिमेट्रिक, इसको एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। बहरहाल ये सिमेट्रिक की आंटी नहीं है, उससे डिफरेंट है। ये है जी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज उसी का ही नेगेटिव होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन किया था कि ट्रांसपोज लेते थे तो ओवरऑल नेगेटिव बाहर आता था, बाकी मैट्रिक्स वही थी। लेकिन इसके अंदर ये था कि WI जो होते हैं वो नेगेटिव ऑफ WJI होते हैं। अब ये लिखा है विच मीन्स, देखें कंफ्यूजन हो जाएगा, विच मीन्स ये जो चीज लिखी हुई है इसकी लिखी हुई है, ये जो विच मीन्स है ना ये जुमला आगे जा रहा है अगली स्लाइड पे, वहां चलते हैं। ये लें जी, ये मतलब है हमने कहा था WIJ हो जाएगा माइनस WJI अगर आपके पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स फॉर्म ये बनती है। तो एक तरीका जो है इसका ट्रांसपोज लेके देख लें। जब आप ट्रांसपोज लेके देखेंगे तो ये देखें, ये जो आपके पास फर्स्ट रो है ये कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब कहेंगे सर ये तो पहले ही पता है, पता तो है, लेकिन यहाँ पे देख लें जब आपके पास ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और या ये कह लें कि ये वाला जो आपके पास कॉलम है ये फर्स्ट रो बन जाएगी, बात तो वही है, बात तो वही बन जाएगी। ये देख लें, ये वर्टिकल देखें, ये है इसको वर्टिकल कर लें, ये है इसको भी वर्टिकल कर लें। तो अब जब ये वाली चीज करेंगे तो यहाँ पे देख लें, जब माइनस बार निकालेंगे, देखिए मैट्रिक्स में से माइनस बार जाता है तो हर एंट्री में से बाहर जाता है, माइनस बार निकालेंगे क्योंकि ये देखिए अभी भी जुबानी भी ना समझने की कोशिश किया करें, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा समझने की कोशिश करें। ये देखें ट्रांसपोज लेंगे तो यही वाला कॉलम फर्स्ट रो बनेगा, लेकिन माइनस बार निकालेंगे तो यही बन जाएगा ना, ध्यान से देखें। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, जब आप मतलब कि ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाला जो आपके पास कॉलम है ये रो बनी होगी, ठीक है जी, लेकिन माइनस बार लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, फॉलो हो रहा है। इसी तरह से आप देख लें जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये जो चीज आपके पास आ रही है ये वाला जो कॉलम है यही आपके पास थर्ड रो बनी होगी, लेकिन माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ पे देख लें यही बन जाएगा ना। अब एक और चीज मैंने बता दी। अच्छा, अब ये कहते हैं अच्छे क्यों जी, अंडा दे अंडा दे अंडा। अब देख लें एक चीज देखें, आपको पता है कि जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो डायगोनल एंट्रीज अपनी जगह नहीं बदलती, दे डू नॉट चेंज देयर लोकेशन और प्लेस। 1 1 1 पर वहीं पे रहता है, 2 2 वहीं पे रहता है, 3 3, क्योंकि देखना हम कहेंगे जी 1 1 को इंटरचेंज किया तो 1 1 तो वहीं पे रहा ना। तो एक जीरो ही एक ऐसा है जिसमें से माइनस बार निकालें तो वो खुद ही वही आता है। कौन सा नंबर है जिसका नेगेटिव उसके बराबर है, तो जीरो है, ठीक है नहीं। यहाँ पे नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, आपने नेगेटिव बार निकालना है और उसके बाद दावा करना है कि मैट्रिक्स में चेंज नहीं आई, पुरानी मैट्रिक्स वापस आ गई है, तो वो फिर जीरो ही हो सकता है कि जीरो में से नेगेटिव निकालेंगे तो जीरो आएगा, किसी और में से निकालेंगे तो वो बदल जाएगा। ये तो भाई मैंने बता दिया जुबानी जुबानी। अब जरा थोड़ा और डिटेल देखिए, नीचे गायब है ना अभी, यहाँ खजाना भरा हुआ है किस चीज का, इसको समझने का कि ये फॉर्म कैसे बनी थी, स्क्यू सिमेट्रिक की ये फॉर्म कैसे बनती है। इन शॉर्ट आगे जाने से पहले फिर सुन लें, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर वो होगा अगर उसकी मैट्रिक्स फॉर्म स्क्यू सिमेट्रिक होगी, उसका ट्रांसपोज लेंगे नेगेटिव बार निकालेंगे तो आगे सारे का सारा वही होगा। अब आगे चलते हैं। डिटेल कहता है कि ये है जी, ठीक है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड। ये हर दफा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अपनों को भी और जो दूसरे सुन लें वो भी सुन लें कि जब भी आपने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कोई जरूरी नहीं कि किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज से अंडरस्टैंड करें, आप सिंपल एग्जांपल लेके भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 2x2 मैट्रिक्स। इसको कहता है ये स्क्यू सिमेट्रिक है अगर इसका ट्रांसपोज इसका नेगेटिव होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसी के नेगेटिव के बराबर रखेंगे, फिर देखें इसकी शक्ल क्या निकलती है, असल चेहरा इसका है क्या। ये लें जी, ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर है, ट्रांसपोज तो इसका लिया, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, इधर माइनस लिखे फिर इसी को ही लिखा हुआ है, तो गौर से देखें वही लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लें। अब ये माइनस है ना, ये माइनस है तो यहाँ पे देख लें, माइनस जब अंदर हिट होगा तो यहाँ पे देख लें ये तो एज इट इज है, लेकिन पहले इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन गया है। अब दो मैट्रिसेस सेम कब होती हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एग्जैक्टली सेम हो तब होती हैं। W11 नेगेटिव ऑफ W11 होगा, और इसके अलावा W22 नेगेटिव ऑफ W22 होगा। ले अब तो बहुत क्लियर है वो कौन सा नंबर है जो अपना ही नेगेटिव है, जीरो। और अगर नहीं समझ आता तो ये माइनस W11 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा ट्वाइस W11 इक्वल टू जीरो, यानी कि W11 इक्वल टू जीरो। इसी तरह से माइनस W22 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, हो जाएगा ट्वाइस W22 इक्वल टू जीरो, यानी कि W22 इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों हो गए जीरो। इस वजह से ये स्ट्रिक्टली देख लें जीरो होते हैं, डायगोनल एंट्री स्ट्रिक्टली जीरो होती हैं, ये दो का तो पता लग गया। अब रह गया ये किसके बराबर है, या 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 ये किसके बराबर है। ये अब सर क्या शुरू हो गए, चले बता ही देता हूँ।
यहाँ पे देख लें, जब दोनों मैट्रिसेस सेम हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटी सेम होनी चाहिए। तो W21 क्या आ रहा है? W21 आ रहा है माइनस W12। वही इक्वेशन यहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगा W12 इज इक्वल टू माइनस W21, वो भी वही है, माइनस यहाँ लगा लें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव रिफ्लेक्शन है अक्रॉस द डायगोनल। अब इसका क्या मतलब है? ये देखें, ये डायगोनल है, यहाँ जो नंबर है या यहाँ जो एंट्री है उसका नेगेटिव यहाँ पे होगा। यानी यहाँ पे है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव। ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और ये आपके पास है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव। ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव। और वही चीज यहाँ पे आ रही है, ये वाली एंट्री आपके पास बनती है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। अब हम करीब करीब पहुंच गए हैं कि इसकी असल शक्ल है क्या। ये लें जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये तो पहले पता था। अब ध्यान से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो ऊपर आई है। ये जो W11 W22 है ये थे 0 0, आ गए। W12 को मैंने वैसे रखा है, वैसे ही लिखा हुआ है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेकिन ये किसके बराबर था? यहां से देख लें, फर्स्ट रो से ये नेगेटिव यहां पे ले जाएं तो यहां पे देख लें, इसको उठा के या यूं कर लें और आसान कर लेते हैं जैसे ऊपर किया हुआ है। W21 जो है आपके पास माइनस W12 है, यहां रिप्लेस कर दें। अब तो नजर आ गया ना, ये नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ रही है अक्रॉस द डायगोनल, यानी कि ये वाली जो एंट्री है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली के नेगेटिव है, ये एक दूसरे के नेगेटिव है और ये वाकई जीरो आए हैं। अब देख लें, रटा लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे बाय चॉइस नहीं हुआ, प्रूफ कर दिया कि वाकई ये जीरो आए हैं। अब अगर आपने चेक करना है ना वो तो पहले असर के समझ आ गया, खैर चेक भी करवा देते हैं। लो जी, करो चेक, W का ट्रांसपोज। अब ये वाला W नहीं, ये वाला वही है, इसका ट्रांसपोज लें, ले लिया जी ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज लेंगे तो जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम बन गया। अब यहां से नेगेटिव को बाहर निकाल लें, अब ये नेगेटिव बाहर आ गया, और जब नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो हर एंट्री से आएगा जीरो से आएगा, तो यहाँ पे जीरो रहेगा। यहाँ पे देख लें प्लस W12 हो जाएगा, यहाँ पे देख लें माइनस W12 हो जाएगा। और ये अब ध्यान से देखें, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये आपके पास ये ऊपर वाला ही है, W ही है, ये W साहब ही है, देख लें। यहाँ पे एंट्री जो है यहाँ पर है, यहाँ पर जो है यहाँ पर है, और ये देख लें लिखा हुआ है माइनस W। इसका मतलब W का जो ट्रांसपोज है उसका नेगेटिव है। बात खत्म नहीं हुई, तीर मारते हैं इधर। ओ गया, ये देखें, ये एग्जैक्टली यही चीज है, माइनस के अलावा बात हो रही है। ये W साहब ही हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक और गया, ये देख लें, ये W साहब ही हैं जो यहाँ अपीयर हो रहे हैं। उम्मीद है अब तो समझ आ गया होगा। और प्लीज, ये तो वैसे भी एडवांस लेवल का कोर्स है, लेकिन देख लें बेसिक मैथमेटिक्स के अलावा ये नहीं समझ आ सकता उसके बगैर, अगर वहां रटे लगाए हुए हैं। तो मैथमेटिक्स है ही लॉजिक बेस्ड। ऐसे लोगों से नफरत ना करें जो कहते हैं कि मैथमेटिक्स ड्राई है, उनकी सोच से नफरत करें और उनकी सोच को बदलने की कोशिश करें। नहीं बदली जाती तो अल्लाह ताला पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, झूठों को हिदायत नहीं देता, वो सच्चों को देता है। और सच ये कि मैथमेटिक्स ड्राई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जी, कोई सवाल होंगे तो जरूर पूछ लीजिएगा। हैप्पी एंडिंग हो गई है। एंड ऑफ लेक्चर नंबर 7 है। ये लेंथी है बेशक, इसको वक्फों वक्त से सुन लीजिएगा, 10 मिनट सुन लिया, 15 मिनट सुन लिया तो मैंने, लेकिन एक ही यूनिट बनाने की कोशिश की, इसके बावजूद कि भी अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, इसके बावजूद कि अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, बी पार्ट अभी आना है। तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी 7B में। अल्लाह हाफिज।